हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम यानी ESSE 2025। इसमें आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही वैकेंसीज आई हुई हैं। आई नो वीडियो ये बहुत लेट बन रहा है क्योंकि आपका ये जो एडवर्टीजमेंट है ये आपका आ गया था 19 सितंबर को, पर आप लोगों की तरफ से अभी इसकी रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ रही है मेरे पास कि ईएमआरएस के बारे में बताइए और कैसे हम इसका सिलेबस कवर करेंगे, उसको हम देखना चाहते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको पूरा पैटर्न और जो इससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स है वो मैं आपको दे देती हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सिलेबस हम कैसे कवर करने वाले हैं। स्पेशली जो टियर 1 का पेपर है हम उसी को यहाँ पर केटर करेंगे और उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का अच्छा खासा सेक्शन है, तो उसको हम कैसे यहाँ पे कवर करेंगे उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए आज हम देखते हैं आपका ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है इसमें क्या गाइडलाइंस और क्या आपको यहाँ पर डिटेल्स जो है वो ध्यान में रखने की जरूरत है अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं। डेट अभी है, अभी आपके पास टाइम है, आप इसे फिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ आपकी ये जो आपका पेपर है कौन करा रहा है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, इसके द्वारा ये कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर जगह देखने को भी मिलेगा। नेस्ट की वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पर सीधे हम चलते हैं, इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, ऑनलाइन सबमिशन जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का, उसकी लास्ट डेट है आपकी 23 अक्टूबर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे 23 अक्टूबर है, 11:50 तक ये आपका रहेगा टाइमिंग कि इतने से पहले पहले आपको अपना फॉर्म फिल कर लेना है। यहाँ पर फी की अगर हम बात करें तो फी यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर ले रहे हैं ये। हालांकि अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स, SC ST और PWBD की आपकी कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर उनके लिए एप्लीकेशन फी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रोसेसिंग फी पड़ेगी जो कि 500 रुपए है। तो टोटल फी उनकी वहां निकल के आती है 500 रुपीज। लेकिन अगर हम फीमेल SC ST और PWBD कैंडिडेट्स को छोड़ के अन्य कैंडिडेट्स की बात करें तो वहां पर उन्होंने प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए यहाँ पर 2000 फी रखी है, प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पे प्रोसेसिंग फी। तो यहाँ आपका टोटल फॉर्म जो है 2500 का हो जाएगा। PGT TGT के लिए ये लगभग 1500 यहाँ पर फी है, 500 रुपए आपकी प्रोसेसिंग फी, तो 2000 आपको टोटल फी पड़ेगी। और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो है यहाँ पर 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी है, 500 रुपीज प्रोसेसिंग फी है, तो टोटल आपको 1500 का ये फॉर्म पड़ जाएगा। तो आप देख ही रहे, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए ही आई हुई है यहाँ पर वैकेंसीज, प्रिंसिपल, PGT TGT और नॉन टीचिंग स्टाफ में भी कई सारी यहाँ पर कैटेगरीज हैं। अब डेट इन्होंने एग्जामिनेशन की दी नहीं है और पेपर जो है आपका ये टियर 1 टियर 2, ठीक है, 2 फेजेस होंगे आपके इस एग्जामिनेशन के, टियर 1 टियर 2। और साथ ही साथ अगर हम आगे बात करें तो प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसमें आगे इंटरव्यू भी होने वाला है। तो यहाँ पर फिलहाल जो हम बात करेंगे टियर 1 को लेकर करेंगे। टियर 2 की भी काफी सारी डिटेल्स यहाँ फॉर्म में दी है, पर पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हम टियर 1 को समझ लें। इसके अलावा यहाँ पर आप चेक करेंगे कि यहाँ पर फॉर्म जो है आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड में यहाँ पर फिल करना है। एक कैंडिडेट जो है वो केवल एक पोस्ट के लिए एक फॉर्म फिल करेगा, और अगर वो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फिल करना चाहता है तो उनको फी अलग अलग पे करनी होगी। अच्छा, एक से ज्यादा कैसे करना है? अगर आप PGT में भी अप्लाई करना चाहते हैं और TGT में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 2 अलग अलग PGT सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर दें। यानी आप 2 PGT के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, और ऐसा करिएगा भी मत, क्योंकि हाँ इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि अगर आपने PGT पोस्ट में एक से ज्यादा आपके यहाँ पर एप्लीकेशन पाए गए तो ये आपका PGT या TGT दोनों के लिए, तो आपका कैंडिडेचर यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अगर किसी भी लेवल पे इनको ये पता चलता है कि आपने PGT के लिए ही एक से ज्यादा फॉर्म फिल कर दिया है, TGT के लिए एक से ज्यादा फॉर्म फिल कर दिए हैं, तो यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा एप्लीकेशन। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक PGT और एक TGT आप डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन फी आपको अलग अलग पे करनी है, दोनों की फी आपको अलग अलग पे करनी पड़ेगी। फिर देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है जो टियर 1 एग्जाम होने वाला है वो प्रिंसिपल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होगा, और बाकी PGTs TGTs के लिए वो कहाँ होगा, कौन सी सिटीज में होगा, इस पर ये डिसीजन तब लेंगे जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है ये यहाँ पर तय हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के बेसिस पर ये सिटीज डिसाइड करेंगे। इसीलिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म में एग्जामिनेशन सिटी का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा, फॉर्म को फिल करने से पहले इन्होंने साफ कह रखा है कि जो एग्जामिनेशन एजेंसी है उसके पास पूरे राइट हैं कि वो आपको कोई भी एग्जामिनेशन सिटी अलॉट कर सकती है। हालांकि पूरा फॉर्म में ही आप ऐसा समझिए कि इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि आपकी पोस्टिंग भी कहीं भी हो सकती है, और ट्राइबल एरियाज में होती है। EMRS जो है आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है आपके ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए ही बनाए गए हैं और ऐसे ही इलाकों में होते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा माइंडसेट जो है अपने दिमाग में क्लियर रखना पड़ेगा कि आपकी पोस्टिंग जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है, किसी भी ऐसी जगह पर भी हो सकती है जहाँ ट्राइबल एरिया ज्यादा आपका होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। एग्जामिनेशन सिटी का भी जो राइट्स हैं वो इन्हीं के पास रिजर्व है। ये कोई भी एग्जामिनेशन सिटी आपको अलॉट कर सकते हैं और आप उसमें
चेंज करने के लिए नहीं कह सकते, रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, इन्होंने पहले ही मना कर दिया उसके लिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर यहाँ पर आप चेक करेंगे तो देख सकते हैं आप प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे 225 है, पीजीटीज के लिए 1460 और टीजीटी के लिए 3962 है। फिर इसके अलावा आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ भी यहाँ पर काफी सारी अच्छी खासी वैकेंसीज आई है, तो 7000 प्लस जो है यहाँ पर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। उसके बाद इन्होंने कैटेगरी वाइज जो है आपका कैसे वैकेंसीज का डिवीजन है, कैसे पोस्ट जो आपकी डिवाइड हुई है कैटेगरीज में, वो भी आपका दे रखा है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो उन्होंने कहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या आपकी जो एज लिमिट है वो आपको किस डेट तक चेक करनी है। तो आपकी जो कट ऑफ डेट इन्होंने दे रखी है वो दे रखी है आपकी 23 अक्टूबर, यानी कि जो आपकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है उस दिन तक आपकी सारी एलिजिबिलिटीज जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। फिर चाहे आपकी वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, आपकी एज लिमिट वगैरह हो, ठीक है, वो सारी चीजें आपकी इस डेट से जो है कैलकुलेट होंगी। यहां तक जो है आप फुलफिल करने चाहिए जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है। इसके बाद इन्होंने पोस्ट डिटेल्स भी दे रखी हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपकी पोस्ट आई हुई है, क्या इन्होंने पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए आपकी क्या रहने वाली है। ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होगा, यानी कि आपका ऑफलाइन मोड में पेपर होने वाला है। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन टीयर 1 का जो आपका रहने वाला है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड ओएमआर बेस्ड होगा। और टीयर 2 का जो एग्जामिनेशन है आप ध्यान रखेंगे, टीयर 2 में जो है आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एमसीक्यू भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है, दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। इसके अलावा इन्होंने मेंशन ये भी किया है कि टीयर 2 के बाद जो आपकी प्रिंसिपल की पोस्ट है उनके लिए इंटरव्यू होगा और जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की आपकी पोस्ट है उसके लिए आपका एक स्किल टेस्ट होगा। प्रिंसिपल के लिए आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये आपका इस तरीके से टीयर 1 रहने वाला है। टीयर 1 में पार्ट 1 में आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी होगी, 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे, एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स के यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के आपके 30 क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो कि आपकी जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच होगी, ठीक है, 10-10 मार्क्स की, तो टोटल मिला के 20 क्वेश्चन हो गए यानी 20 मार्क्स के। 100 मार्क्स का आपका ये टीयर 1 में पेपर होगा। टाइम आपको दिया गया है 2 घंटे, 2 घंटे का आपका ये टीयर 1 का एग्जाम होने वाला है। अब टीयर 2 के लिए कितने लोग सेलेक्ट करेंगे, ये एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर टीयर 2 जब आपका आएगा तो टीयर 2 में आपका फर्स्ट पार्ट आपके एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट, सेकंड है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, डिटेल सिलेबस अपलोडेड है। देखिए दूसरी अभी वेबसाइट जो आपकी NESTS की है उस पर आपका डिटेल सिलेबस भी वहां पर अपलोडेड, तो वो आप चेक कर सकते हैं अपने पोस्ट के अनुसार आपको क्या क्या टॉपिक्स वहां पर कवर करने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव 40 होंगे, डिस्क्रिप्टिव 15 होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के मार्क्स 1 क्वेश्चन 1 मार्क का है तो 40 ही मार्क्स हो गए। डिस्क्रिप्टिव आपका कितने का है, 15 क्वेश्चन है, सब 4-4 मार्क्स के होंगे, तो टोटल आपका डिस्क्रिप्टिव 60 मार्क्स का हो गया और टोटल मिला के आपका 100 मार्क्स का पेपर हो गया। इस टेस्ट के लिए आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं। टीयर 3 यानी कि यहाँ प्रिंसिपल की पोस्ट की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, तो टीयर 2 में जो कैंडिडेट्स आपके सेलेक्ट होंगे या शॉर्टलिस्ट होंगे फिर उनका एक इंटरव्यू होगा। मेरिट किसके बेसिस पर होगी, टीयर 1 नहीं कैलकुलेट होगा, सिर्फ टीयर 2 और जो इंटरव्यू होगा उसका 80-20 आपका लेंगे और आपको यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट मिलेगी फिर प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, ठीक है। पीजीटी के लिए अगर हम बात करें तो पीजीटी के लिए आपका क्या है, टीयर 1 है। टीयर 1 में आपका प्रिलिमिनरी जो कि क्वालिफाइंग एग्जाम है जिससे कि आप टीयर 2 में जा सकते हैं, तो ओएमआर बेस्ड होगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पर आप चेक कीजिए, पार्ट 1 आपका होगा जनरल अवेयरनेस, 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। पार्ट 2 होगा रीजनिंग एबिलिटी, 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। पार्ट 3 होगा आपका नॉलेज ऑफ आईसीटी, ठीक है, 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, 30 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे 30 मार्क्स के। फिर डोमेन नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। डोमेन नॉलेज में आपके 2 पार्ट्स में आ रहा है यहाँ पे, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड, पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इसके, और एनईपी 2020 से भी यहाँ पे आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 5 है जिसमें आपकी डोमेन नॉलेज चेक होने वाली है। टोटल मिला के कितने का हो गया, ये 30 मार्क्स का हो गया। तो ये आपका ओवरऑल निकल के आ रहा है 100। अब इसमें एक चीज और आ रही है, पार्ट 5 तक आपका हो गया, पार्ट 6 देखेंगे यहाँ पे। पार्ट 6 जो है आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, ठीक है। अब लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में आपका जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच की पूछी जाएगी, यानी टोटल 20 मार्क्स का हो गया, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। अब ये जरूरी इसलिए है, इन्होंने कहा है कि ये पार्ट 6 में आपके कम से कम
40% मार्क्स आने चाहिए। 40% मतलब ये 20 मार्क्स है, तो 20 में से आपके 8 नंबर तो आने ही चाहिए। सबसे पहले यही देखा जाएगा, अगर आपके यहाँ पर 8 नंबर भी नहीं आ रहे, तो आपका ये वाला पोर्शन चेक भी नहीं होगा। ठीक है? तो आपको क्या करना है, पार्ट 6 क्वालिफाई करना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, आपको ये करना ही पड़ेगा क्वालिफाई। 40% नंबर यहाँ पे कम से कम आपको लाने ही पड़ेंगे, तभी आपका ये वाला पोर्शन इवैल्यूएट होगा, नहीं तो होगा ही नहीं ये इवैल्यूएट। ठीक है? यहाँ से अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो अगेन आपको टियर 2 में जाना है। जब टियर 2 में आपका वही रेशो रहने वाला है, एक पोस्ट पे 10 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, और टियर 2 में आपकी सब्जेक्ट नॉलेज यहाँ पर चेक होगी, जिसमें आपके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 15 यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मार्क्स ऐसे ही रहने वाला है आपका। ठीक है? 40 और ये 15 क्वेश्चन जो है आपके 4-4 मार्क्स के, तो 60 मार्क्स हो गए यहाँ पर, टोटल 100 का 3 घंटे का आपका पेपर होगा, और ये टियर 2 के बेसिस पर ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। ठीक है? तो प्रिंसिपल के लिए आपका जरूर इंटरव्यू है, यहाँ पीजीटी टीजीटी वगैरह पे आपको कोई इंटरव्यू वगैरह है, इसके बाद कोई टेस्ट आपको नहीं देना है। तो टियर 2 के बेसिस पर ही आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार हो जाएगी। ठीक है? टियर 1 ओनली क्वालिफाई। टीजीटी का भी सिमिलर ही रहने वाला है, ऐसा ही आपका थोड़ा बहुत मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी और कुछ नहीं है। पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस है, फिर रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, और क्वेश्चंस काफी आपका इसी तरीके से रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर पार्ट 6 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और रीजनल लैंग्वेज भी है, जिसमें से 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल 30 हो गए यहाँ पर। ठीक है? तो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक मार्क्स का है, तो 30 मार्क्स हो गए आपके। अगेन यहाँ पर भी यही है, 40% मार्क्स आना जरूरी, यानी 30 में से कम आपको 12 नंबर तो चाहिए ही। अगर आपके 12 नंबर भी नहीं आते हैं, तो आपका ये वाला पोर्शन इवैल्यूएट ही नहीं होगा, ये चेक ही नहीं किया जाएगा। तो पार्ट 6 क्वालिफाई करना कंपलसरी है। टियर 1 आपने क्वालिफाई अगर कर लिया, तो इसके बाद आपको टियर 2 में आप जाएंगे, और टियर 2 में आपको किस तरीके से मिलने वाला है, यहाँ पर टियर 2 में आपको वैसे ही बिल्कुल सेम जैसे हम प्रिंसिपल की पोस्ट, पीजीटी पोस्ट के लिए देख रहे थे। तो 40 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव के रहने वाले हैं, 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के, और मार्क्स आपके 100 रहने वाले। 3 घंटे का आपका पेपर होगा। टियर 2 के बेसिस पर ही आपकी क्या बन जाएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। इसी के ऐसे ही आपके नीचे चेक कर सकते हैं, जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका पैटर्न यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, टियर 1 टियर 2 में कैसे रहने वाला है। मार्किंग स्कीम की बात करें, तो हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, और हर इनकरेक्ट के लिए नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। ठीक है? 1/4 नहीं है, 1/3 है, ये ध्यान रखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन की भी एक बार बात कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल के लिए इन्होंने जो एज लिमिट रखी है, वो रखी है आपकी 50 ईयर्स। इसके अलावा जो आपके एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी वाइज जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो आप चेक कर सकते हैं एज रिलैक्सेशन कितना है। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है साथ ही साथ, सारे रिलैक्सेशन वगैरह मिलाने के बाद भी ईएमआरएस एम्प्लॉइज के लिए इन्होंने कहा है 55 ईयर्स से ज्यादा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए एज। ठीक है? ये मैक्सिमम एज है, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। फिर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री में आपका मांगा है 50%, देन बैचलर डिग्री बीएड वगैरह में भी आपसे 50% मांगा हुआ है। 3 इयर्स का अगर इसके अलावा बीएड के अलावा आपने इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कर रखा है इसकी जगह पर, तो उसमें भी आपका 50% मांगा हुआ है। या फिर अगर आपने 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री वाला कर रखा है, ठीक है, यहाँ भी आपसे 50% मांगा हुआ है। एक्सपीरियंस जो है आपका यहाँ पर चाहिए होगा, क्योंकि आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस आपको कैसे चाहिए वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बाकी आपकी क्वालिफिकेशन डिजायरेबल है। ठीक है? इससे ऊपर तक आपकी जितनी थी वो अनिवार्य वाली थी, कंपलसरी वाली थी। पीजीटी की अगर हम बात करें, तो पीजीटी में 40 इयर्स जो है वो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। इसके अलावा आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ये जनरल के लिए है, एज रिलैक्सेशन आपको बाकी एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के अनुसार मिलेगा। 55 इयर्स से यहाँ पे भी इन्होंने कहा है एक्सीड नहीं करनी चाहिए। सारे रिलैक्सेशन मिलाने के बाद भी आपकी 55 प्लस, मतलब इससे ऊपर नहीं लेंगे ये। ठीक है? 55 प्लस नहीं लेंगे, यानी कि 55 मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पर। अब यहाँ पर भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। इन्होंने कहा है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। यहाँ पर हम देखेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए इन्होंने डिटेल्स दे रखी है, क्या सब्जेक्ट ये उसके लिए मांग रहे हैं, और 50% एग्रीगेट मांग रहे हैं, यानी मिलाकर जो है 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। बीएड कंपोनेंट को भी इसमें इंक्लूड किया है। यहाँ आप चेक कर सकते हैं। ये पीजीटी इंग्लिश के लिए मास्टर्स पे आपको क्या चाहिए, पीजीटी हिंदी के लिए क्या चाहिए, इसके अलावा किसी में स्पेशलाइजेशन है क्या है, ये आपको सारी चीजें इन्होंने डिटेल में बता रखी हैं। तो इसको आप एक बार जरूर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। फिर टीजीटी के लिए आप चेक कर सकते हैं। टीजीटी के लिए आपकी क्या है, 35 इयर्स है। जनरल के लिए एससी एसटी ओबीसी में आपका क्या रहेगा, जो भी रिलैक्सेशन है वो आप देखेंगे, और सारे रिलैक्सेशन मिलाने के बाद भी 55 से ऊपर आपका नहीं जानी चाहिए एज।
देन एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, ए, बी, सी तीनों एसेंशियल में रखा है इन्होंने। ए आपका क्या है, बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपकी सब्जेक्ट में, 50% मार्क्स इन्होंने इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में भी माँगे हैं और एग्रीगेट में भी माँगे हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अपनी जो आपकी एलिजिबिलिटी और जो भी आपका क्वालिफिकेशन है ना, उसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है? देन इन्होंने ये भी कहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन है अगर कंसर्न सब्जेक्ट में और स्पेशलाइजेशन है कंसर्न सब्जेक्ट में मिनिमम 55% मार्क्स के साथ या इक्विवेलेंट तो वो भी चलेगा। लेकिन इन्होंने रखा है कि वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है? देन बैचलर डिग्री इन एजुकेशन तो चाहिए, बीएड इनको ऑब्वियसली रिक्वायर्ड ही है और साथ ही साथ सीटेट इन्होंने माँग रखा है, ठीक है? तो सीटेट को भी ध्यान में रखेंगे, सीटेट 2 आपका होगा, सीटेट 2 इन्होंने माँगा हुआ है। जो आपका टीजीटी अलग-अलग सब्जेक्ट्स में कौन-कौन से इन्होंने मेन सब्जेक्ट बोले हैं, वो ध्यान में रखिएगा। सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स भी इन्होंने दे रखे हैं, मेन सब्जेक्ट कौन-सा होना चाहिए और सब्सिडियरी सब्जेक्ट साथ में आपके कौन से होने चाहिए, वो भी आप चेक कर लीजिएगा अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या-क्या आपकी क्वालिफिकेशन माँगी गई है। फिर ऐसे ही आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस हो गया, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, इन सभी के लिए जो है आप अपनी रिस्पेक्टिव डिटेल्स अपने सब्जेक्ट के अनुसार चेक कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने एज रिलैक्सेशन पॉलिसी भी दे रखी है, किसको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने ईयर्स वगैरह जो है आप अपनी एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो 55 ईयर्स मैक्सिमम इन्होंने एज बोली हुई है कि इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, उसकी कट ऑफ डेट क्या रहेगी? वही आपकी 23 अक्टूबर, ठीक है? और एक चीज़ इन्होंने मेंशन कर रखी है, अगर फॉर्म फिलिंग की डेट ये एक्सटेंड भी कर दें, तब भी आपकी जो कट ऑफ डेट है, आपकी एलिजिबिलिटी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए वो यही रहने वाली है, ठीक है? वो चेंज नहीं होगी, वो कट ऑफ डेट यही रहेगी। ओके, तो यही आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने आज डिस्कस की, जो आपको पता होनी चाहिए। एक बार आप लोग भी इस फॉर्म को ज़रा गो थ्रू कर लीजिएगा, आपके लिए सही रहेगा फॉर्म फिलिंग से पहले। इसके बाद जो इसमें आपके टॉपिक्स हैं टीजीटी लेवल के लिए, पीजीटी लेवल के लिए कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, एनईपी, एक्सपीरियंस्ड एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी ये सब किस तरीके से कवर करना है, क्या एक्चुअल में सिलेबस रहने वाला है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग भी एएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार हमें अपना फीडबैक ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि आप लोग ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, कौन से लेवल के लिए कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी। आई होप वीडियो आज की आपको यूज़फुल लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।